हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का लास्ट चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में पहले हम ये देखेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि इसके कितने कंपोनेंट्स होते हैं और उन कंपोनेंट्स को कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है, मतलब क्या वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होते हैं। ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला ये है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सिर्फ एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को जो हमारी कंट्री के होते हैं विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो हमारी कंट्री बाकी पूरी दुनिया से जो भी लेन देन करती है उस सारी लेन देन को जिस अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है उस अकाउंट का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, तो अगर आप इसे डिफाइन करेंगे तो आप क्या बोलेंगे? इट इज अ स्टेटमेंट विच रिकॉर्ड्स all the monetary transaction of our country with the rest of the world in during a span of one accounting year। तो जैसे हम अकाउंट्स बनाते हैं तो वो एक साल का अकाउंट होता है, वैसे ही हमारी कंट्री के जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ जब हम उसे रिकॉर्ड करते हैं तो ये सारे ट्रांजैक्शन एक साल के होने चाहिए। तो एक साल के जितने भी ट्रांजैक्शन है, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, उसे हम जिस अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे उस अकाउंट को हम कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब हम देखते हैं कि इस बैलेंस ऑफ पेमेंट के कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं। तो इसके तीन कंपोनेंट्स होते हैं। एक आपका होता है करंट अकाउंट, एक हमारा होता है कैपिटल अकाउंट और एक है हमारा ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। करंट अकाउंट में वो सारे आइटम्स आते हैं जिसका कोई फ्यूचर क्लेम नहीं होता। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो भी ट्रांजेक्शन्स हम करेंगे उससे ना तो हमारी कंट्री के लिए कोई एसेट बढ़ता है ना कोई लायबिलिटी कम होती है, मतलब ना तो एसेट में कोई इम्पैक्ट आएगा ना लायबिलिटी में इम्पैक्ट आएगा। इसके अलावा कैपिटल अकाउंट में वो सारे आइटम्स आते हैं जिसका कोई ना कोई फ्यूचर क्लेम होता है और फ्यूचर क्लेम का मतलब है कि या तो इससे कोई एसेट इम्पैक्ट होगा या तो इससे कोई लायबिलिटी इम्पैक्ट होगी। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में क्या आता है कि मान लो आपने ये सारे ट्रांजैक्शन किए, तो जब भी आप ट्रांजैक्शन करेंगे दूसरी कंट्रीज के साथ तो आपको वो करना पड़ेगा फॉरेन करेंसी में। तो जब भी आप कुछ इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको पेमेंट करनी पड़ेगी फॉरेन करेंसी में। जब आप कुछ एक्सपोर्ट कर रहे हो तो आपको पेमेंट मिलेगी फॉरेन करेंसी में। तो वो करेंसी या तो आती है या जाती है। तो जितनी हमने रिसीव की है माइनस जितनी हमने पे की है, अब ये जो बैलेंसिंग फिगर रहेगा वो या तो पॉजिटिव रहेगा। पॉजिटिव रहने का मतलब ये है कि हमने रिसीव ज्यादा किया है और पेमेंट कम की है। और हो सकता है कि ये जो बैलेंस है वो नेगेटिव हो, इसका मतलब कि हमने पेमेंट ज्यादा की है और रिसीव कम किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने रिसीव किए हैं 10,000 करोड़ और मैंने पे किए हैं 8,000 करोड़ इन एन अकाउंटिंग ईयर, तो ये मुझे क्या दिखा रहा है? +2,000। इसका मतलब जो मेरे रिजर्व्स हैं वो बड़े होंगे 2,000 से, क्योंकि मैंने रिसीव ज्यादा किया है पेमेंट कम की है। और द कॉन्ट्रेरी, अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने पे रिसीव किया है 8,000 करोड़ और पे किया है 10,000 करोड़, तो ये क्या दिखा रहा है कि मेरा जो बैलेंस होगा वो -2,000 करोड़ होगा। ये क्यों? ये क्या दिखा रहा है कि आपके जो रिजर्व्स हैं वो कम हुए हैं क्योंकि आपने पेमेंट ज्यादा कर दी है और आपको मिला कम है। तो इसका मतलब आपके पास जो ऑफिशियल रिजर्व्स थे वो कम हुए हैं। तो हमारे पास जो ऑलरेडी फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स हैं वो बढ़ रहे हैं कि कम हो रहे हैं, इसे हम रिकॉर्ड करते हैं ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में। ओके, तो ये हो गया इसकी डेफिनेशन, ये हो गया इसके तीन कंपोनेंट। ठीक है, तो जब आप अकाउंट बनाएंगे तो आप तीन तरह के अकाउंट बनाएंगे। सबसे ऊपर रहेगा करेंट अकाउंट जिसमें आपका रहेगा वो सारे ट्रांजैक्शन जिससे फ्यूचर क्लेम्स नहीं आते। फिर रहेगा आपका कैपिटल अकाउंट जिसमें आएंगे वो सारे आइटम्स जिसमें फ्यूचर क्लेम्स होते हैं। फिर आएगा ऑफिशियल रिजर्व कि ठीक है ये सारे ट्रांजेक्शन जो हमने किए इससे हमारे रिजर्व में नेट इंक्रीज हुआ कि नेट डिक्रीज हुआ। लास्ट आता है कि इसे आप रिकॉर्ड कहाँ करेंगे। अब रिकॉर्ड करने का मतलब क्या होता है कि अकाउंट तो है तीन अकाउंट, अब तीनों अकाउंट का एक डेबिट साइड होगा एक क्रेडिट साइड होगा। जैसे हम अकाउंट्स में पढ़ते आए हैं तो एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट साइड होता है। तो जब भी हम कोई ट्रांजेक्शन करते हैं और उस ट्रांजेक्शन से फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो हो रहा है, इनफ्लो का मतलब क्या है कि हमने कोई सामान उन्हें बेचा और उन्होंने हमें उसकी पेमेंट की, तो अगर हमारे कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आ रहा है तो वो रिकॉर्ड होता है क्रेडिट साइड पर।
और अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जा रहा है तो ये रिकॉर्ड होता है डेबिट साइड पर। तो इसका मतलब सारे वो ट्रांजैक्शन जिससे हमें पैसा रिसीव होगा वो क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगा, सारे वो ट्रांजैक्शन जिससे हमें पेमेंट करनी पड़ेगी वो डेबिट साइड पर रिकॉर्ड होगा। अब अगर मैं आपको बात करूं बोरोइंग्स, तो बोरोइंग्स का मतलब क्या होता है कि हम दूसरी कंट्री से पैसा उधार ले रहे हैं या दे रहे हैं। तो अगर हमने उससे बोरोइंग ली हुई है तो पैसा हमारे यहाँ पर आया क्रेडिट साइड, हमने उनको बोरोइंग दी है तो हमारे यहाँ से पैसा उनकी कंट्री में गया डेबिट साइड। हमने कोई एसेट परचेज किया तो एसेट परचेज करते ही पैसा गया होगा, मतलब हमने पेमेंट की होगी, तो ये क्या हो जाएगा डेबिट साइड। पर अगर हमने मशीनरी सेल की तो हमारे पास अब पैसा आया होगा क्रेडिट साइड। इन्वेस्टमेंट उन्होंने हमारी कंट्री में किया क्रेडिट साइड, हमने उनकी कंट्री में किया डेबिट साइड। हमने उनको सर्विसेज दी तो पेमेंट मिली होगी क्रेडिट साइड, उन्होंने हमको सर्विसेज दी तो मतलब हमने पेमेंट की होगी डेबिट साइड। तो जब भी कुछ इनफ्लो होगा, आप चाहे वो लायबिलिटी बढ़ाए या एसेट बढ़ाए कुछ भी हो, अगर हमारे यहाँ पे पैसा आ रहा है तो क्रेडिट साइड और पैसा जा रहा है तो डेबिट साइड। आई होप इट इज क्लियर। देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट के कुछ कंपोनेंट्स थे, जिसमें से पहला कंपोनेंट था हमारा करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में हमने दो चीजें देखी थी, एक तो करंट अकाउंट वो होता है जिससे हमारा एसेट लायबिलिटी स्टेटस चेंज नहीं होता। इसका मतलब हमारा जो स्टेटस है विथ रिस्पेक्ट टू एसेट एंड लायबिलिटी विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड ये चेंज नहीं होगा। इसका मतलब ये कि ना तो कोई एसेट इंपैक्ट हो रहा है ना तो कोई लायबिलिटी इंपैक्ट हो रही है। दूसरा, इससे कोई, इसका मतलब ये हम कह सकते हैं कि इससे कोई फ्यूचर क्लेम्स अराइज नहीं होते हैं। फ्यूचर क्लेम्स क्या होते हैं? ऐसी कोई एक चीज इसमें नहीं आएगी जिसका रिलेशन फ्यूचर में किसी पेमेंट से या किसी प्रॉफिट से होगा। तो इसका मतलब एसेट क्या होते हैं हमारे? हर वो चीजें जो हमें फ्यूचर में कोई बेनिफिट देने वाली है, तो ऐसी कोई चीजें इसमें नहीं होंगी। लायबिलिटी क्या होती है? हर वो अमाउंट जो हमें फ्यूचर में पे करना पड़ेगा, हमारे ऊपर जो कर्जा है, तो ऐसा कोई फ्यूचर क्लेम भी इसमें नहीं होगा। तो ना तो एसेट लायबिलिटी स्टेटस इंपैक्ट होगा, इसका मतलब अगर एसेट लायबिलिटी स्टेटस इंपैक्ट नहीं हो रहा है तो किसी तरह के कोई फ्यूचर क्लेम अराइज नहीं हो सकते। अब ये तो है करंट अकाउंट, वो सारे आइटम्स आएंगे जिससे ना कोई फ्यूचर क्लेम्स हो रहा है ना तो एसेट लायबिलिटी स्टेटस चेंज हो रहा है। इसके अंदर तीन और कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब ये करंट अकाउंट अगर आपको क्लियर है तो जब हम इसे बनाएंगे तो इसके तीन कंपोनेंट्स होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। सेकेंड है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। तीसरा है करेंट ट्रांसफर्स। तो करंट अकाउंट के अंदर वो सारी चीजें आइटम्स हमने देख ली। अब वो आइटम्स तीन तरह के हो सकते हैं, या तो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहा होगा। गुड्स का मतलब क्या होता है? यहाँ पर वो आइटम्स ट्रेड हो रहे हैं जो टेंजिबल हैं, जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम टच कर सकते हैं। इसका इसीलिए हम इन आइटम्स को कहते हैं विजिबल गुड्स। विजिबल गुड्स मतलब जब ये बॉर्डर क्रॉस करेंगे तो इट कैन बी सीन ना, तो वो चीजों का ट्रेड हो रहा है जिसे हम देख सकते हैं, जो टेंजिबल है। तो अगर हम टेंजिबल चीजों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो किसके अंदर आ जाएगा? एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो इसकी वजह से या तो हम इसे विजिबल गुड्स कहते हैं या तो हम इसे कहते हैं मर्चेंडाइज ट्रेड। ओके, करंट अकाउंट का दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब क्योंकि सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर हम कोई ऐसी चीज खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं जो टेंजिबल नहीं है, मतलब जो इनटेंजिबल है, इसीलिए हम इसे कहते हैं इनविजिबल ट्रेड। मतलब ये इनविजिबल ट्रेड का यह पार्ट होती है। तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज मतलब यहाँ पर कोई ऐसी चीज खरीदी या बेची जा रही है जो देखी नहीं जा सकती, जिसे हम टच नहीं कर सकते, मतलब ये इनविजिबल ट्रेड का पार्ट होती है। अब जो सर्विसेज होती हैं वो फर्दर दो तरह की होती हैं। एक सर्विसेज होती है आपकी फैक्टर सर्विसेज और एक होती है नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो फैक्टर सर्विसेज एज अ कॉमर्स स्टूडेंट आप कई बार पढ़ते आए होंगे कि फैक्टर सर्विसेज मेनली चार तरह की होती हैं, और वो कौन सी होती हैं? अलग से लिख लेते हैं। कैपिटल
कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड और लेबर। तो कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड और लेबर, ये 4 तरह की सर्विसेज अगर आप ले रहे हैं तो इसकी जो आप पेमेंट करेंगे वो किसके अंदर आ जाएगी, फैक्टर सर्विसेज के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट में आ जाएगी। लेकिन इन चारों के अलावा कोई और सर्विसेज आप एंजॉय कर रहे हैं, जैसे कि बैंकिंग सर्विस हो गई, वेयर हाउसिंग हो गई, इंश्योरेंस सर्विसेज हो गई, तो ये सब किसके अंदर आएंगी, नॉन फैक्टर सर्विसेज। समझ आ रही है? तो अगर मैं बात करूं फैक्टर सर्विसेज की, तो फैक्टर सर्विसेज में अगर आपने किसी का कैपिटल लिया हुआ है, कैपिटल मतलब मनी, तो आपको उसे क्या देना पड़ेगा, इंटरेस्ट। अगर आपने किसी के इंटरप्रेन्योरशिप मतलब उसके आइडियाज लिए हुए हैं, बिजनेस माइंड लिया हुआ है, तो आपको देना पड़ेगा उसको प्रॉफिट। अगर आपने जमीन ली हुई है किसी की, मतलब किसी और की जमीन पे आप काम कर रहे हैं, तो आपको पे करना पड़ेगा रेंट। और अगर आपने किसी का लेबर लिया हुआ है, किसी से मेहनत करवाई है, तो आपको देने पड़ेंगे वेजेस एंड सैलरीज। और ये सारी चीजें अभी हमने बात की है कि अगर हमें लिया हुआ है तो ये सारी चीजें पेमेंट हमें करनी पड़ेगी। और वैसे वर्षा अगर हमने ये सारी सर्विसेज किसी को दी है तो हमें ये पेमेंट मिलेगी, मतलब कैपिटल दिया है तो हमें इंटरेस्ट मिलेगा, आइडियाज दिए हैं तो हमें प्रॉफिट मिलेंगे, जमीन हमारी जमीन पे वो काम कर रहे हैं तो हमें रेंट मिलेगा, और हमने उनको अपनी लेबर सर्विसेज प्रोवाइड की है तो वो हमें वेजेस एंड सैलरीज देंगे। तो इसका मतलब फैक्टर सर्विसेज के अंदर ये 4 आते हैं, जिसमें वेजेस एंड सैलरीज को हम कहते हैं कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, और इन्हें हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम। तो इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट, ऐसे हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट इनकम। ओके, तो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के अंदर आ जाएंगे 2 तरह की सर्विसेज, फैक्टर सर्विसेज और नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज वो सर्विसेज होती, मतलब जो कि आपके 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, उसके बदले जो पेमेंट मिलती है वो हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। तो 4 फैक्टर सर्विसेज, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड और लेबर, और यही के बदले हमें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट और सैलरी एंड वेजेस। तो यहाँ पे सैलरी एंड वेजेस को हम कहेंगे कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, रेंट को हम कहेंगे इन्वेस्टमेंट इनकम। इसका मतलब फैक्टर सर्विसेज में 2 ही चीजें आती हैं, या तो आएगी उसमें कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, या तो इसमें आ जाएगी इन्वेस्टमेंट इनकम। ओके, नॉन फैक्टर सर्विसेज मतलब अगर आपने बैंकिंग फैसिलिटी यूज की है, इंश्योरेंस फैसिलिटी यूज की है, वेयर हाउसिंग यूज की है, तो ये सब आपकी हो जाएंगे नॉन फैक्टर सर्विसेज। उसके बदले जो पैसे मिलते हैं वो आपकी नॉन फैक्टर सर्विसेज इनकम हो जाएगी। ओके, चलिए, तो ये यहाँ तक हम इसे क्लियर रखते हैं। लास्ट आपका आ जाएगा करंट ट्रांसफर। करंट ट्रांसफर इसमें क्या हो जाएंगे, ये आपके होते हैं यूनिलेटरल ट्रांजैक्शंस। यूनिलेटरल ट्रांजैक्शन का मतलब क्या होता है कि इसके बदले आप लेन देन नहीं करते, आप एक तरफा या तो देते हैं या तो आपको मिलता है। तो मान लो किसी कंट्री में कोई बाढ़ आई हुई है, कोई डिजास्टर हुआ है, तो आप उन्हें डोनेशन देंगे, तो आप उसके बदले आप कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप उसके बदले कुछ गुड्स या सर्विसेज आपको नहीं मिल रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये करेंट ट्रांसफर है। जैसे हम अगर स्कॉलरशिप दे रहे हैं, तो अगर आपको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिलती है तो ये आपके लिए क्या है, करंट ट्रांसफर है। या फिर आपका कोई रिलेटिव जो आप फॉरेन में सेटल हो गया है, वो आपको हर साल अगर कुछ पेमेंट या फिर कुछ अमाउंट भेजता है घर खर्च के लिए, जिसे हम रेमिटेंस वगैरह बोलते हैं, तो अगर वो आपको भेज रहा है तो ये भी क्या हो जाएंगे, करंट ट्रांसफर। तो या तो हम किसी दूसरी कंट्री को कुछ अमाउंट भेज रहे हैं जिसके बदले हमें कुछ सर्विसेज गुड्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये आउटफ्लो ऑफ करंट ट्रांसफर हो जाएगा। और वो लोग अगर हमें ऐसे कोई पेमेंट भेज रहे हैं, ऐसे कोई अमाउंट भेज रहे हैं जिसके बदले हमें गुड्स या सर्विसेज नहीं देने पड़ रहे, तो ये इनफ्लो ऑफ करंट ट्रांसफर हो जाएगा। ओके, तो जब हम करंट अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे तो हमें उसमें चाहिए होगा गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बैलेंस, सर्विसेज का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का बैलेंस, और करंट ट्रांसफर्स। तो सर्विसेज 2 तरह की, फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज। फैक्टर सर्विसेज में 4 तरह की सर्विसेज और उनसे मिलने वाली सारी पेमेंट 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक है कंपनसेशन और एक है हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम। नॉन फैक्टर सर्विसेज में बैंकिंग, इंश्योरेंस आएगा, और करंट ट्रांसफर्स में आपकी यूनिलेटरल ट्रांजेक्शन आएंगे।
तो हमने करेंट अकाउंट के अंदर देखा कि तीन मेन कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है गुड्स, सर्विसेज और करेंट ट्रांसफर्स। तो इसमें से सिर्फ जो गुड्स ही है वो ही विजिबल आइटम्स का पार्ट होते हैं, मतलब सिर्फ गुड्स कैन बी सीन। इसके अलावा सर्विसेज या फिर करेंट ट्रांसफर ये दोनों ही इनविजिबल होते हैं, मतलब ना तो हम सर्विसेज देख सकते हैं ना तो हम करेंट ट्रांसफर देख सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि करेंट अकाउंट के अंदर कुछ बैलेंसेस निकाले जाते हैं, मतलब आपको कुछ कैलकुलेशन करने पड़ेंगे जिसमें हम कुछ बैलेंसेस दिखाने। बैलेंस होता क्या है? बैलेंस को हम ये कह सकते हैं कि इनफ्लो माइनस आउटफ्लो बैलेंस होता है। इसका मतलब हमने जितना पैसा रिसीव किया उसमें से माइनस करते जाएंगे जितना हम पेमेंट कर रहे हैं, तो फिर जो हमारे पास नेट अमाउंट बचेगा उसे हम कहते हैं बैलेंस। ओके, तो चार तरह के बैलेंस कैलकुलेट होते हैं करेंट अकाउंट के अंदर। पहला है उसमें से बैलेंस ऑफ ट्रेड, जो कि सबसे ज्यादा फेमस है ना, तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कुछ क्वेश्चंस आते हैं या कई बार आपको डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं, तो उसमें आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड ज्यादा बार आपको पूछा गया है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता क्या है? तो बैलेंस ऑफ ट्रेड का मतलब होता है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो आपने सिर्फ गुड्स का, विजिबल गुड्स का जो एक्सपोर्ट किया है उसमें से अगर आप माइनस कर दें जो आपने इंपोर्ट किया है, तो जो बैलेंस निकलेगा उस बैलेंस का नाम है बैलेंस ऑफ ट्रेड। पर ध्यान रहे इसमें सिर्फ विजिबल गुड्स आते हैं, इसमें इनविजिबल गुड्स नहीं आते हैं या इनविजिबल चीजें नहीं आती हैं, सिर्फ विजिबल आएंगी। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ हम गुड्स की बात कर रहे हैं, सर्विसेज की बात नहीं कर रहे हैं। दूसरा है गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। इसका मतलब जब आप गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस निकालेंगे तो आप पहले गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट में से माइनस कर देंगे गुड्स और सर्विसेज के इंपोर्ट को। समझ आ रही है? अगर मैंने कहा कि मैंने 20,000 के गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं, 10,000 की सर्विसेज एक्सपोर्ट की है, तो टोटल मैंने एक्सपोर्ट किया कितना है, 30,000। इसमें से मैं माइनस कर दूंगी इन दोनों के इंपोर्ट्स को। तो जैसे अगर मैंने 5,000 के गुड्स इंपोर्ट किए हैं और 2,000 की सर्विसेज इंपोर्ट की है, तो ये क्या हो जाएगा, 30,000 में से माइनस हो जाएगा 7,000, तो जो बैलेंस बचेगा उस बैलेंस का नाम है गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पर जिस सर्विसेज की बात हो रही है वो सर्विसेज हमारी कंप्लीट सर्विसेज या टोटल सर्विसेज नहीं है। इससे पहले हमने देखा था कि सर्विसेज दो तरह की होती है, एक होती है फैक्टर सर्विसेज और एक होती है नॉन फैक्टर सर्विसेज। तो यहाँ पे जिस सर्विस की बात हो रही है वो सिर्फ नॉन फैक्टर सर्विसेज है, इसमें फैक्टर सर्विसेज शामिल नहीं होता है। ठीक है, तो ये आप अलग से नोट कर देंगे, या आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो सर्विसेज बोला गया है वो नॉन फैक्टर सर्विसेज है। इसका मतलब एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स प्लस एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज की बात चल रही है। इसमें से माइनस करना होता है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज। यहाँ पे फैक्टर सर्विसेज नहीं रहेंगी। ओके, चलिए आगे। नेक्स्ट है आपका इनविजिबल बैलेंस। अब हमने पहले ही देखा था कि आपके जो तीन कंपोनेंट्स हैं उसमें से गुड्स विजिबल है, बाकी की दोनों चीजें क्या है, इनविजिबल है। तो जब हम इनविजिबल बैलेंस की बात करेंगे तो उसमें सर्विसेज भी शामिल होंगी और उसमें करेंट ट्रांसफर भी शामिल होंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जब आप इनविजिबल बैलेंस निकालेंगे तो इसमें आ जाएगा आपका बैलेंस ऑफ सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑफ करंट ट्रांसफर। बैलेंस ऑफ सर्विसेज का मतलब क्या होता है, जो भी सर्विसेज आपने एक्सपोर्ट की माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, तो क्या निकलेगा, बैलेंस ऑफ सर्विसेज। उसके बैलेंस में आप ऐड कर देंगे करंट ट्रांसफर के बैलेंस को। तो वो सारे ट्रांसफर जो आपने रिसीव किए हैं उसमें से माइनस कर देंगे वो पेमेंट्स जो आपने करंट ट्रांसफर की तरह की है।
तो उसके बैलेंस को आप ऐड कर देंगे सर्विसेज के बैलेंस में, तो जो आपको टोटल बैलेंस मिलेगा उसे हम कहते हैं इनविजिबल बैलेंस। ओके, अगेन सर्विसेज का जो आपने एक्सपोर्ट किया, आपको पेमेंट मिली उसकी, उसमें से आप माइनस कर देंगे बोट ऑफ सर्विसेज, तो आपको मिलेगा बैलेंस ऑफ सर्विसेज। जो आपने मनी रिसीव किया है एज अ करेंट ट्रांसफर, उसमें से आप माइनस कर देंगे जो आपने पेमेंट की है, तो आपको मिलेगा बैलेंस ऑफ करेंट ट्रांसफर। बैलेंस ऑफ सर्विसेज में अगर आप ऐड कर दें बैलेंस ऑफ करेंट ट्रांसफर, तो जो अमाउंट निकलेगा वो है आपका इनविजिबल बैलेंस। ओके, अब यहाँ पे जिन सर्विसेज की बात हो रही है वो दोनों है। इसका मतलब यहाँ पे आपकी फैक्टर सर्विसेज भी है और नॉन फैक्टर सर्विसेज भी है। ओके, चलिए लास्ट है आपका करेंट अकाउंट बैलेंस। तो करेंट अकाउंट बैलेंस का मतलब क्या होता है? कंप्लीट, उसमें तीनों कंपोनेंट्स आने चाहिए। तो गुड्स का एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, सर्विसेज का एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, करंट ट्रांसफर्स का रिसीव माइनस पेड। तो ये क्या हो जाएगा, तीनों के जो बैलेंसेस हैं उसको अगर हम मिला दें तो क्या हो जाएगा, करंट अकाउंट बैलेंस। ओके, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसमें आपका आएगा बैलेंस ऑफ गुड्स प्लस बैलेंस ऑफ सर्विसेज प्लस बैलेंस ऑफ करंट ट्रांसफर। तो ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर आपको कई जगह ये फॉर्मूला मिलेगा कि बैलेंस ऑफ या करंट अकाउंट बैलेंस क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस इनविजिबल बैलेंस। तो इसका मतलब क्या होता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में ऑलरेडी गुड्स का बैलेंस शामिल है, तो अगर हम डायरेक्टली गुड्स का बैलेंस ले लें और इनविजिबल का बैलेंस ले लें, इनविजिबल में आपकी सर्विसेज और करंट ट्रांसफर दोनों शामिल हैं, तो इसका मतलब ये, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि ये बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस इनविजिबल बैलेंस होता है। तो आपके करंट अकाउंट में दो ही चीजें हैं, या तो विजिबल है या तो इनविजिबल है। जो विजिबल का बैलेंस है उसी को ही हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, और जो इनविजिबल का बैलेंस है, मतलब जो सर्विसेज और करंट ट्रांसफर को मिलाया हुआ है, उसे हम कहते हैं इनविजिबल बैलेंस। तो अगर मुझे ये बैलेंस ऑफ ट्रेड और इनविजिबल बैलेंस मिल जाए तो दोनों को ऐड करके मैं टोटल करंट अकाउंट बैलेंस निकाल सकती हूँ। तो करंट अकाउंट के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं उनके बेसिस पर चार तरह के बैलेंसेस निकल सकते हैं। बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ गुड्स शामिल होते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंसेस में गुड्स तो शामिल होते ही हैं, सर्विसेज भी होती हैं, पर यहाँ पर जो सर्विसेज है वो नॉन फैक्टर सर्विसेज है। इनविजिबल बैलेंस में आपके दोनों तरह की सर्विसेज और करंट ट्रांसफर शामिल होते हैं। करंट अकाउंट बैलेंस में बैलेंस ऑफ ट्रेड और इनविजिबल बैलेंसेस शामिल होते हैं। ओके, तो चलिए हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके देखते हैं ताकि आपके ये कॉन्सेप्ट और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो यहाँ पर आपके पास कुछ चीजें गिवन है, जैसे एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, यहाँ पर गुड्स की बात चल रही है। इसके बाद आपका आता है इनविजिबल नेट बैलेंस। अब नेट बैलेंस का मतलब क्या होता है, इसमें से ऑलरेडी एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट करके फिर जो बैलेंस है वही दिया हुआ है। मतलब यहाँ पर इनविजिबल के थ्रू जितना भी पैसा हमें रिसीव हुआ होगा उसमें से माइनस कर दिया है जो हमने पेमेंट की है, तो उसका जो नेट बैलेंस है वो है 1,00,000 रुपए। इस इनविजिबल के अंदर तीन चीजें शामिल होती हैं, नॉन फैक्टर सर्विसेज जो कि 70,000 की है, फैक्टर इनकम जो कि -30,000 है। -30,000 मतलब यहाँ पे हमने पेमेंट ज्यादा की होगी, हमें रिसीव कम हुआ होगा, इसलिए हमारा जो ओवरऑल फिगर आ रहा है वो नेगेटिव आ रहा है। फिर है आपके ट्रांसफर्स में आपके हैं 60,000 की बैलेंस। तो यहाँ पर इसके बेसिस पर हम कुछ बैलेंसेस निकालेंगे, जैसे आपका हो जाएगा बैलेंस ऑफ ट्रेड, गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस, इनविजिबल बैलेंस और करंट अकाउंट बैलेंस। तो सबसे पहला है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड निकलता कैसे है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स में से इंपोर्ट ऑफ गुड्स को माइनस करके। तो जो पैसा हमें रिसीव हुआ है उसमें से माइनस कर देंगे जो हमने पेमेंट की है, तो जो बैलेंस निकलेगा उसका नाम होगा बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो यहाँ पर एक्सपोर्ट दिया हुआ है 3,00,000, इंपोर्ट दिया हुआ है 4,00,000। तो 3,00,000 में से जैसे ही 4,00,000 हम माइनस करेंगे हमें पता चलेगा कि हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड 1,00,000 रुपए का है। तो 1,00,000 रुपए का मतलब क्या है, ये -1,00,000। -1,00,000 का मतलब क्या होता है कि हमने पेमेंट ज्यादा कर दी है, रिसीव हमें कम हुआ है, तो हमारा ओवरऑल 1,00,000 रुपए का एक्स्ट्रा पेमेंट हमने की है, तो हमारे जो रिजर्व्स है वो 1,00,000 रुपए से कम हो रहे हैं। फिर है आपकी गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस। तो गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस को जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था कि इसमें एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज में से हम माइनस करते हैं
import of goods and import of services. ओके, तो यहाँ पर हमें तो ऑलरेडी एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स और इंपोर्ट ऑफ गुड्स का बैलेंस दिया हुआ है। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स कितना दिया हुआ है, -1,00,000। तो हमने ऑलरेडी बैलेंस ऑफ ट्रेड में ही दिया हुआ है, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स कितना दिया हुआ है, -1,00,000। इसके अलावा एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अब यहाँ पर हमने पहले भी देखा था कि जो सर्विसेज की बात चल रही है वो सिर्फ नॉन फैक्टर सर्विसेज है, इसमें फैक्टर सर्विसेज शामिल नहीं होती हैं। तो नॉन फैक्टर सर्विसेज का जो बैलेंस दिया हुआ है वो कितना है, 70,000। अब इसमें ऑलरेडी उसने एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट करके फिर बैलेंस ही दिया हुआ है, तो -1,00,000 प्लस 70,000 कितना हो जाएगा, -30,000। तो यहाँ पर हम उसका दूसरा फॉर्मूला ये भी लिख सकते थे कि गुड्स का बैलेंस प्लस नॉन फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस। तो गुड्स का बैलेंस कितना था, बैलेंस ऑफ ट्रेड -1,00,000, और नॉन फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस कितना दिया हुआ था, 70,000। तो -1,00,000 प्लस 70,000 कितना हो जाएगा, -30,000। जो हमें क्या दिखा रहा है कि जो हमारी पेमेंट गई है वो ज्यादा है और हमें जो अमाउंट रिसीव हुआ है वो कम है। तो नेट बैलेंस जो हमने पे किया है वो -30,000 है, मतलब रिजर्व जो है वो 30,000 रुपए से कम हो रहे हैं ड्यू टू गुड्स एंड नॉन फैक्टर सर्विसेज। फिर आपका आता है इनविजिबल बैलेंस। तो वैसे तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपके इनविजिबल बैलेंस ऑलरेडी गिवन दिया हुआ है, पर अगर हम इसे इग्नोर करें तो इनविजिबल निकलता है तीन चीजों की हेल्प से, फैक्टर सर्विसेज, नॉन फैक्टर सर्विसेज, करंट ट्रांसफर। तो तीनों के बैलेंस को अगर हम ऐड कर देते तो भी हमारा इनविजिबल निकल जाता। तो फैक्टर सर्विसेज कितनी है, -30,000, फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस प्लस नॉन फैक्टर सर्विसेज का बैलेंस और प्लस करंट ट्रांसफर। तो फैक्टर सर्विसेज है -30,000, नॉन फैक्टर सर्विसेज है 70,000 और करंट ट्रांसफर है आपके 60,000। तो 70 प्लस 60 1,30,000, 1,30,000 में से 30 जाएगा तो 1,00,000 का पॉजिटिव बैलेंस। इसका मतलब अगर मैं सिर्फ इनविजिबल ट्रेड की बात करूं तो इनविजिबल ट्रेड में 1,00,000 रुपए पॉजिटिव हमारी कंट्री में आया है। तो मतलब हमारे जो रिजर्व्स है वो 1,00,000 रुपए से बढ़े हैं ड्यू टू इनविजिबल ट्रेड। ओके, लास्ट हमारा आता है करंट अकाउंट बैलेंस। करंट अकाउंट बैलेंस होता क्या है, बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस इनविजिबल बैलेंस। तो विजिबल और इनविजिबल को ऐड कर देंगे तो करंट अकाउंट बैलेंस आ जाएगा। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस इनविजिबल बैलेंस। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड हमारा निकला हुआ है -1,00,000, इनविजिबल निकला हुआ है +1,00,000। तो -1,00,000 प्लस 1,00,000 इसका बैलेंस कितना आ जाएगा, 0। और ये 0 बैलेंस क्या डिनोट करता है कि ना तो हमारा करंट अकाउंट में पैसा ज्यादा, मतलब ना तो नेट बैलेंस आया है ना तो गया है। इसका मतलब हमने उतना ही कमाया है जितनी हमने पेमेंट की है। तो ना तो हमारे रिजर्व्स ओवरऑल बढ़ रहे हैं ना कम हो रहे हैं इन द करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट में जितने भी आइटम्स थे उन सब में जो हमने पेमेंट की है वो एग्जैक्टली उतनी ही है जितना हमने पैसा रिसीव किया है। ओके, तो बैलेंस ऑफ ट्रेड गुड्स के बारे में, गुड्स एंड सर्विसेज में गुड्स और नॉन फैक्टर सर्विसेज आएंगी, इनविजिबल में फैक्टर, नॉन फैक्टर, करंट ट्रांसफर तीनों आएंगे, और करंट अकाउंट में इनविजिबल और विजिबल, इनविजिबल और विजिबल दोनों आएंगे। चलिए, तो अब दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके रह गए हैं। एक है आपका आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन द बीओटी। तो हमने पहले भी देखा था कि बैलेंस ऑफ ट्रेड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि बोर्ड एग्जाम बार बार इसके रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछता है। तो बैलेंस ऑफ ट्रेड में कौन कौन से आइटम्स इंक्लूडेड नहीं होते हैं वो आपको बताना है, और बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट बैलेंस ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, कई बार बोर्ड ने ये क्वेश्चन पूछा है और अभी भी चांसेस है कि दोबारा ये क्वेश्चन आ सकता है। तो आइटम्स नॉट इंक्लूडेड इन द बीओटी, हमने अभी भी देखा कि बीओटी में सिर्फ गुड्स शामिल होते हैं। तो क्या क्या शामिल नहीं होता, तो इसमें फैक्टर सर्विसेज शामिल नहीं होती, नॉन फैक्टर सर्विसेज शामिल नहीं होती और करंट ट्रांसफर शामिल नहीं होता। तो सिर्फ क्या शामिल हो जाएंगे, गुड्स। तो गुड्स को छोड़ के बाकी तीनों चीजें यहाँ पर बीओटी में शामिल नहीं होती हैं। अब बीओटी और करंट अकाउंट बैलेंस में क्या फर्क होता है, तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड होता है वो सिर्फ गुड्स के बारे में बात करता है, तो वो सिर्फ गुड्स का एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट के बैलेंस को देखता है,
जबकि करेंट अकाउंट बैलेंस आपके गुड्स को भी इंक्लूड करता है और सर्विसेज और करेंट ट्रांसफर को भी इंक्लूड करता है। तो बीओटी में सिर्फ गुड्स इंक्लूड होते हैं, इसमें गुड्स, सर्विसेज, करेंट ट्रांसफर तीनों चीजें इंक्लूड होती हैं। ये सिर्फ विजिबल ट्रेड देखता है, ये इनविजिबल ट्रेड भी देखता है। ये नैरो कॉन्सेप्ट है और ये थोड़ा सा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। तो जो करंट अकाउंट बैलेंस है वो आपका ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाएगा और ये उसके अंदर का एक छोटा सा पार्ट है। ओके, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की करेंट अकाउंट को हमने कंप्लीट कर लिया है। हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट का दूसरा अकाउंट है कैपिटल अकाउंट। तो करेंट अकाउंट में हमने देखा था कि करेंट अकाउंट में वो सारे आइटम्स आते हैं जिससे हमारा एसेट और लायबिलिटी स्टेटस इंपैक्ट नहीं होता और दूसरा उससे कोई फ्यूचर क्लेम्स अराइज नहीं होते। पर कैपिटल अकाउंट में वो सारे आइटम्स आएंगे जिससे कोई ना कोई फ्यूचर क्लेम्स होंगे। तो या तो उससे हमें फ्यूचर में कोई बेनिफिट होने वाला होगा या तो फ्यूचर में हमें कुछ उसका कर्जा होगा जो हमें रीपे करना है। साथ ही में इससे हमारा एसेट और लायबिलिटी स्टेटस चेंज होता है विद रिस्पेक्ट टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड। तो हो सकता है कि हमारे कोई एसेट्स बढ़ेंगे या कम होंगे, लायबिलिटी बढ़ेगी या कम होगी। तो ऐसे सारे आइटम्स जो हमारे एसेट लायबिलिटी स्टेटस को चेंज करते हैं और उससे फ्यूचर क्लेम्स अराइज होते हैं, वो सारे आइटम्स को जो रिकॉर्ड करता है उस अकाउंट का नाम है कैपिटल अकाउंट। ओके, तो हम ये देखते हैं कि इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हैं। जैसे हमने करेंट अकाउंट के 3 कंपोनेंट्स देखे थे। पहला आपका था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, फिर आपका था इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज और करेंट ट्रांसफर। तो वैसे ही इसके भी कुछ कंपोनेंट्स होंगे। तो इसके कंपोनेंट्स में आपके मेन 2 कंपोनेंट्स हैं और बाकी के कुछ अदर या सेकेंडरी कंपोनेंट्स हैं। तो मेन कंपोनेंट्स इसके क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा बोरोइंग्स। तो बोरिंग का मतलब क्या होता है, कर्जा जो हम दूसरी कंट्रीज को देते हैं या दूसरी कंट्री से लेते हैं। तो ये जो बोरिंग्स होती है यहाँ पर 2 तरह की होंगी। एक हम कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स और दूसरा है एक्सटर्नल असिस्टेंस। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग्स क्या होती है, वो बोरोइंग्स जो हम दूसरी कंट्री से लेते हैं एट द मार्केट रेट, है ना। तो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर जो हम बोरोइंग लेते हैं या देते हैं उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। ओके, ये सेम आपके बिजनेस जैसा है। लेकिन एक्सटर्नल असिस्टेंस क्या होता है, जब हम किसी को बोरोइंग देते हैं या लेते हैं एट कंसेशनल रेट। इसका मतलब अगर मैं किसी को मार्केट रेट चल रहा है अगर 12%, तो अगर 12% की इंटरेस्ट रेट पे किसी को बोरोइंग दे रही हूँ तो दैट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। पर मार्केट इंटरेस्ट रेट से अगर किसी मतलब मार्केट इंटरेस्ट रेट से कम रेट पे अगर दे रही हूँ तो 8% पे दे रही हूँ, 6% पे दे रही हूँ या 4% पे दे रही हूँ, तो ये क्या है, एक तरीके की हेल्प है किसी पुअर कंट्री की ताकि वो लोग डेवलप कर पाए। तो उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस। समझ आ रही है। तो अगर हम किसी को लोन देते हैं या लोन देते हैं एट द मार्केट इंटरेस्ट रेट, दैट इज एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। पर अगर हम किसी को लोन देते हैं या लेते हैं एट सब्सिडाइज्ड रेट या एट कंसेशनल रेट, तो वो हो जाती है एक तरीके की हेल्प, जिसे हम कहते हैं एक्सटर्नल असिस्टेंस। ओके, अब ये दोनों ही अगर हम किसी दूसरी कंट्री को दे रहे हैं तो हमारे यहाँ से फॉरेन करेंसी जा रही है मतलब हो जाएगा आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब हो जाता है कि उसे हम डिनोट करेंगे नेगेटिव साइन से। इसका मतलब कि हमारे बीओपी में डेबिट साइड पर आएगा। लेकिन अगर यही बोरोइंग्स हमें मिल रही है, हम किसी से ले रहे हैं, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि फॉरेन करेंसी हमारी कंट्री में आ रही है, इसका मतलब ये हो जाएगा इनफ्लो। और आने का मतलब होता है कि हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे पॉजिटिव साइन से और इसे हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पर। तो इनफ्लो को पॉजिटिव मतलब क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है और आउटफ्लो को नेगेटिव मतलब डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया जाता है। ओके, तो ये एक कंपोनेंट हो जाएगा बोरोइंग्स। कैपिटल अकाउंट का दूसरा कंपोनेंट है इन्वेस्टमेंट। तो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस और इवन रिटेल इन्वेस्टर्स भी अलग अलग कंट्रीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो कई बार हमारे यहाँ पे रह रहे लोग दूसरी कंट्रीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं या कई बार फॉरेनर्स हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिसे हम कहते हैं FDI या फिर FII। तो FDI और FII में फर्क क्या है, एक तो इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखेंगे, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट।
और FII का हो जाएगा फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। अब फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट का ही दूसरा नाम हो जाता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। तो दोनों में फर्क क्या होता है कि जब हमारे यहाँ का कोई भी स्टोर पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर लिया जाता है या फिर पूरी तरह से उसके जो ओनरशिप राइट्स हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं किसी फॉरेनर के पास, तो उसे हम कहते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो अगर कोई FDI कर रहा है, इसका मतलब हमारे यहाँ का कोई भी स्टोर या फिर कोई भी बिजनेस यूनिट को उन्होंने पूरी तरह से ऑक्यूपाई किया हुआ है या फिर उसके ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर हो चुके हैं। लेकिन FII का मतलब होता है कि नॉर्मली वो शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स उन्होंने खरीदा हुआ है। तो हमारी कंट्री के नॉर्मली अगर कोई 6%, 8% ऐसे कोई शेयर्स खरीद रहा है, डिबेंचर्स खरीद रहा है, तो ये क्या हो जाएगा FII। लेकिन हमारे यहाँ के बिजनेस को पूरी तरह से ऑक्यूपाई कर रहा है या फिर ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो हो जाएगा FDI। सिमिलरली अगर हम लोग ये कर रहे हैं दूसरी कंट्रीज में, मतलब हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं किसी दूसरी कंट्री में, तो वो क्या हो जाएगा आउटफ्लो। उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे नेगेटिव साइन से और रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर, कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड पर। लेकिन अगर ये हमारे कंट्री में आ रहा है, मतलब कोई फॉरेनर हमारी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये हमारे लिए हो जाएगा इनफ्लो। और इनफ्लो को रिकॉर्ड करते हैं, मतलब लिखते हैं पॉजिटिव साइन में, मतलब पॉजिटिव साइन से डिनोट करते हैं और इसे रिकॉर्ड करते हैं कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड पर। तो इनफ्लो है तो क्रेडिट, आउटफ्लो है तो डेबिट। ओके, तो ये आपके दो मेन कंपोनेंट्स हो जाएंगे। इसके अलावा तीन आपके अदर कंपोनेंट्स होते हैं। तो तीन आपके अदर कंपोनेंट्स में एक आपका हो जाएगा NRI डिपॉजिट। तो पहले तो NRI होता कौन है? नॉन रेसिडेंट इंडियन। तो वो इंडियन है, इसका मतलब यहाँ का सिटीजन तो है, पैदा वो यहीं पर हुआ, लेकिन अब वो इंडिया में रहता नहीं है, अब वो इंडिया छोड़कर किसी दूसरी कंट्री में सेटल हो चुका है, तो वो हमारे लिए कौन हो जाएगा? NRI। तो ऐसे लोग कभी हमारे यहाँ पर कुछ पैसा डिपॉजिट में रखते हैं, तो हमारे यहाँ के बैंक में उनके कुछ पैसे डिपॉजिट्स रखे होते हैं, तो वो पैसा क्या हो जाता है? आपका कैपिटल अकाउंट का पार्ट हो जाता है। ओके, तो अगर उन्होंने, मतलब हमारे NRI ने हमारी कंट्री में कुछ पैसा रखा हुआ है एज अ डिपॉजिट, तो ये क्या हो जाएगा हमारे लिए? इनफ्लो। इनफ्लो का मतलब हो जाएगा पॉजिटिव साइन, रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड पर हमारे कंट्री में कुछ दूसरी कंट्रीज के NRI भी होंगे। वो लोग अगर हमारे कंट्री में जो रह रहे हैं दूसरी कंट्रीज के NRI, वो अगर अपनी कंट्रीज में पैसा डिपॉजिट रख रहे हैं, तो हमारे यहाँ से पैसा जा रहा है, इसका मतलब हो जाएगा आउटफ्लो। इसका मतलब रिकॉर्ड करेंगे डेबिट साइड पर माइनस साइन। ओके, तो NRI डिपॉजिट, इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि NRI के डिपॉजिट इंडिया में ही होने चाहिए, मतलब हमारी कंट्री में होने चाहिए। आप ये नहीं कह सकते कि ठीक है वो NRI तो हमारा ही है पर उसने पाकिस्तान में पैसे रखे हैं तो वो भी NRI डिपॉजिट हुआ। नो। सिर्फ वही अमाउंट जो हमारे NRI ने हमारी कंट्री में डिपॉजिट किया है, सिर्फ उसी अमाउंट को हम यहाँ पे इन्वॉल्व करेंगे। और दूसरा, ये सिर्फ डिपॉजिट है, रेमिटेंस नहीं है। तो अगर हमारे यहाँ के NRI ने अपने किसी फैमिली मेंबर को कुछ पैसे भेजे हैं, तो हम उसे सिर्फ रेमिटेंस कहेंगे। और रेमिटेंस करेंट ट्रांसफर होता है, जो हमने करेंट अकाउंट में पढ़ा था। तो यहाँ पर बैंक में उनके डिपॉजिट होने चाहिए, कोई गिफ्ट या फिर कोई अमाउंट जो अपनी फैमिली को भेज रहे हैं, वो सब इसमें नहीं आएगा। ओके, इसके बाद आपका हो जाएगा तो कई बार हम लोग कुछ इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं, तो उसके, या मान लो अगर हम कुछ इंपोर्ट कर रहे हैं और जो भी सामान हमने इंपोर्ट किया है उसकी पेमेंट हमने अभी नहीं की है, हमने वो सामान खरीदा है उधार पे, ठीक है। तो हमने अगर कोई सामान इंपोर्ट किया हुआ है और उसकी पेमेंट हमने अभी नहीं की है, हमने वो सामान खरीदा है उधार पर, तो ये भी हमारे लिए क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट, मतलब एक लायबिलिटी जनरेट हुई, तो ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट हो जाएगा। तो जैसे ही हमने अगर किसी को मतलब हमने किसी से ये बोरोइंग ली हुई है या हमने किसी से ये उधार पे सामान लिया हुआ है, तो वो इनफ्लो हो जाएगा। जैसे ही हम उसे रीपे कर देंगे तो वो आउटफ्लो हो जाएगा।
इनफ्लो है तो प्लस साइन क्रेडिट साइड, आउटफ्लो है तो माइनस साइन डेबिट साइड। ओके, इसके बाद फिर आपका लास्ट आ जाएगा इसमें बैंकिंग कैपिटल। अच्छा, ये जो आपका ट्रेड क्रेडिट होता है ये ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म के लिए होता है। जैसे हम किसी से, हमारे कोई डेटर्स या क्रेडिटर्स होते हैं, हम यहाँ पे किसी से उधार पे सामान खरीदते हैं या बेचते हैं, वो शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। वैसे ही आपका जो ट्रेड क्रेडिट होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। ये है, इसके बाद है आपका बैंकिंग कैपिटल अदर देन एनआरआई डिपॉजिट। एनआरआई डिपॉजिट के अलावा अगर किसी भी फॉरेनर के हमारे यहाँ पर कोई एसेट्स गिरवी है हमारे कमर्शियल बैंक में, तो मान लो हमारे कमर्शियल बैंक में किसी भी फॉरेनर का कोई एसेट रखा हुआ है, ठीक है, तो वो हो जाता है आपकी बैंकिंग कैपिटल का पार्ट। ओके, अब हमारे उस एसेट को अगर हमारी बैंक ड्रॉ डाउन कर रही है, ड्रॉ डाउन का मतलब होता है उसे लिक्विडेट करना, उसे कैश में कन्वर्ट करना। तो अगर हम उस एसेट को ड्रॉ डाउन कर रहे हैं तो हमारे पास पैसा आएगा, इसका मतलब इनफ्लो हो रहा है, इसका मतलब प्लस साइन और क्रेडिट साइड पे डिनोट किया जाएगा। तो आपके कैपिटल अकाउंट के ये 5 कंपोनेंट होते हैं। अगर 2 प्राइमरी कंपोनेंट पूछे जाएं तो वो बोरोइंग और इन्वेस्टमेंट होगी। बोरोइंग 2 तरह की, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग जो कि मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर होती है, एक्सटर्नल असिस्टेंस जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम में होती है, मतलब कंसेशनल रेट्स पे होती है। फिर है आपकी इन्वेस्टमेंट, एफडीआई, एफआईआई। अगर ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर हो रहे हैं तो एफडीआई, ओनरशिप राइट्स ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं, सिर्फ कुछ सिक्योरिटीज परचेज की जा रही हैं जैसे शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर, तो वो एफआईआई। ओके, तीसरा एनआरआई का डिपॉजिट, तो ये एनआरआई होना चाहिए, हमारी कंट्री का एनआरआई हो और उसके डिपॉजिट जो हमारी कंट्री में किए गए हैं, और सिर्फ डिपॉजिट रेमिटेंस का इसका पार्ट नहीं होंगे। उधार पे हमने कुछ सामान खरीदा है या फिर हमने कोई बैंकिंग कैपिटल, मतलब किसी फॉरेनर का एसेट कोई हमारे यहाँ पर रखा हुआ है, तो वो भी इसी में आएगा। ओके, तो ये आपके हो जाएंगे कैपिटल अकाउंट के कंपोनेंट्स। अब जब भी आप कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे तो इन्हीं कंपोनेंट्स को ऐड कर देंगे तो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकल आएगा। तो आपको बोरोइंग्स दी है, आपको इन्वेस्टमेंट दिए हैं, आपको एनआरआई के डिपॉजिट दिए हैं, बैंकिंग कैपिटल दिया हुआ है, और लास्ट में आपके पास शॉर्ट टर्म ट्रेड क्रेडिट दिया हुआ है। तो इन सारी चीजों को आप प्लस कर देंगे तो आपका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकल आएगा। एक लास्ट क्वेश्चन आप यहाँ पे देखेंगे कि क्या कैपिटल एसेट्स कैपिटल अकाउंट का पार्ट होते हैं या नहीं। तो हम कैपिटल अकाउंट देखते ही कई बार उसे कंफ्यूज करते हैं विद द कैपिटल एसेट्स। अब कैपिटल एसेट्स आपने अकाउंट्स में पढ़े होंगे, वो सारे फिक्स्ड एसेट जो हमारे पास 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए रहते हैं, जैसे प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एक्सेट्रा। तो अगर मैं कोई प्लांट खरीद रही हूँ, कोई मशीनरी खरीद रही हूँ, कोई फर्नीचर खरीद रही हूँ, तो क्या वो मेरा एसेट गिना जाएगा या फिर वो मेरे कैपिटल अकाउंट का पार्ट होगा? तो नहीं। तो अगर हम कोई भी फिजिकल एसेट खरीद रहे हैं उससे एज अ गुड ही ट्रीट किया जाएगा, और गुड्स का इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट करंट अकाउंट में आता है, यहाँ पर नहीं आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ ये 5 चीजों के अलावा कोई भी चीज नहीं आएगी। तो अगर आप कोई गुड्स परचेज कर रहे हो, चाहे वो छोटे से रॉ मटेरियल हो या फिर कोई बड़ा प्लांट, मशीनरी वगैरह हो, ये सारी चीजें करंट अकाउंट का पार्ट होती हैं, ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं होती हैं। ओके, तो ये हमारा कैपिटल अकाउंट का एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। हालांकि जनरल को ये बहुत इजी है ये, लेकिन फिर भी एक बार फिर देख लेते हैं। हमें पता है कि कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालने के लिए, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालने के लिए प्लस करना होता है बोरोइंग प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एनआरआई डिपॉजिट प्लस बैंकिंग कैपिटल प्लस ट्रेड क्रेडिट। तो जैसे ही हम इन 5 चीजों को प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा कैपिटल अकाउंट बैलेंस। सबसे पहले बोरिंग्स यहाँ पे दी हुई है, तो बोरिंग्स हमें डायरेक्टली नहीं दी है। बोरिंग्स के 2 कंपोनेंट दिए हुए हैं। एक है आपके पास एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग जो कि 200 रुपए है, 200,000 बैंक जो भी आपको होगा 220 है। एक्सटर्नल असिस्टेंस 3,000 है। तो एक्सटर्नल असिस्टेंस कमर्शियल बोरिंग दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा? 3,000। इसके बाद में इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यहाँ पर दी हुई है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी दी हुई है। हमें पता है कि इन्वेस्टमेंट के 2 पार्ट होते हैं, एफडीआई और एफआईआई। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी आपको दिया हुआ है, उसके पार्ट भी दिया हुआ है।
हमें पता है कि एफडीआई ऑलरेडी इन्वेस्टेड इन फार्म, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट के अंदर एफडीआई और एफआईआई, अगर हमें इन्वेस्टमेंट ही निकालनी है तो हम अलग से एफडीआई में नहीं करेंगे, सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ जाएगी 50,000। एफआईआई के डिपॉजिट नहीं लिए हैं, बैंकिंग कैपिटल दिया हुआ है और उसके बैंकिंग कैपिटल के आगे एनआरआई के डिपॉजिट इंक्लूडेड है, तो टोटल दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 16,000। तो एनआरआई और बैंक दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा 16,000। फिर हमें पता है ट्रेड क्रेडिट, ट्रेड क्रेडिट आपका यहाँ पे दिया हुआ है 40%, तो 10, 20, 30% में 83,000 टू, तो क्या हो जाएगा कैपिटल अकाउंट बैलेंस। वैसे ही आपको इसमें बस ये बात ध्यान रखनी है कि अगर आपको टोटल बोरोइंग दी हो तो आप इन दोनों को अलग से ऐड नहीं करेंगे, अगर आपको इन्वेस्टमेंट दिए हैं तो एफडीआई और एफआईआई को अलग से ऐड नहीं करेंगे। कई बार आपने बैंकिंग कैपिटल में दिया होगा कि इंक्लूसिव ऑफ एनआरआई, तो इस केस में अगर एनआरआई हमने अलग से भी दिया होगा तो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी आपके बैंकिंग कैपिटल में ये इंक्लूडेड है। तो बाकी आप अगर को प्लस करेंगे तो आपका जो अमाउंट आएगा वो हो जाएगा कैपिटल अकाउंट बैलेंस। तो हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में 3 तरह के अकाउंट्स थे, करेंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट। करेंट अकाउंट हम कर चुके हैं, कैपिटल अकाउंट खत्म हो चुका है, अब लास्ट है आपका ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट। अब ये ऑफिशियल रिजर्व्स अकाउंट क्या डिनोट करता है, इसे मेंटेन कौन करता है, आरबीआई। और ये डिनोट क्या करता है कि हमारी फॉरेन एक्सचेंज करेंसी कितनी इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट याद रहे ये नहीं बताता है कि आपके रिजर्व में पैसे कितने हैं, वो ये बताता है कि इस साल इंक्रीज या डिक्रीज कितना हुआ है। ओके तो आपके करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के बैलेंस को अगर आप जोड़ेंगे तो या तो पॉजिटिव बैलेंस निकलेगा या तो नेगेटिव निकलेगा। जैसे हमने करंट अकाउंट का बैलेंस देखा तो इनफ्लो माइनस आउटफ्लो किया, मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट किया, तो अगर वो बैलेंस हमें पॉजिटिव मिला, फिर हमने कैपिटल अकाउंट में सारे इनफ्लो माइनस आउटफ्लो किए, वो बैलेंस भी हमें अगर पॉजिटिव मिला, तो दोनों बैलेंस क्या दिखा रहे हैं, पॉजिटिव बैलेंस। इसका मतलब हमारे यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आ ज्यादा रहा है, जा कम रहा है, इसका मतलब नेट इंक्रीज हो रहा है। अगर ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर करेंट अकाउंट का भी नेगेटिव बैलेंस आ रहा है और कैपिटल अकाउंट का भी नेगेटिव बैलेंस आ रहा है, मतलब पेमेंट ज्यादा की है, रिसीव कम हुआ है, तो उस केस में ये क्या दिखाएगा, ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव दिखाएगा, इसका मतलब ये डिक्रीज हो रहा है। तो अगर आपका ओवरऑल बैलेंस पॉजिटिव है तो ये दिखा रहा है नेट इंक्रीज, और अगर ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव है तो ये दिखा रहा है नेट डिक्रीज। तो पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज दिखाएगा, नेगेटिव होगा तो डिक्रीज दिखाएगा। ये नहीं दिखाएगा कि एक्चुअल में पूरे रिजर्व अभी हैं कितने, बस ये बता रहा है कि जितने थे उससे इस साल बढ़े कितने हैं। ओके तो ये क्या है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कितने बड़े हैं वो दिखाएगा, मेंटेन कौन करता है, आरबीआई। अब इसे रिकॉर्ड करने के आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो आप अलग से सेपरेटली ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट बनाते हैं या तो आप उसे दिखाते हैं एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। तो हमने अभी करेंट अकाउंट पढ़ा, उसके बाद फिर कैपिटल अकाउंट पढ़ा, तो उसी कैपिटल अकाउंट के पार्ट की तरह भी आप इसे दिखा सकते हैं या फिर आप उसे सेपरेटली भी बना सकते हैं। ओके तो सेपरेटली बनाने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर इंक्रीज हो रहा है तो आप दिखा देंगे कि ये पॉजिटिव, अगर है तो आप दिखा देंगे इंक्रीज है, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो आप दिखा देंगे कि ये डिक्रीज है। लेकिन अगर आप उसे बनाते हैं एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट तो कैसे बनेगा आप इसे थोड़ा देखिए। तो मान लो ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, बाद में हम इसको कंक्लूड करेंगे। तो मान लीजिए आपका ये कैपिटल अकाउंट है, ओके तो ये साइड है आपका डेबिट साइड और ये साइड है आपका क्रेडिट साइड। हम स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं कि जब भी हमारे यहाँ पे इनफ्लो आता है तो हम उसे क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। तो हमें अगर हमने बोरोइंग ली है, हमने हमारे यहाँ पर किसी ने इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये सारी चीजें यहाँ क्रेडिट साइड पर आ रही होंगी। और हमने अगर किसी को पैसा दिया है, जैसे लोन की रीपेमेंट की है या फिर हमने वहां पे इन्वेस्टमेंट किया है, तो ये सब आपका डेबिट साइड पर आएगा। अगर तो आपका क्रेडिट साइड ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब इनफ्लो ज्यादा हुआ है, आउटफ्लो कम हुआ है, तो क्रेडिट को हम पॉजिटिव साइड मानते हैं, डेबिट को हम नेगेटिव साइड मानते हैं।
तो ये वाला साइड अगर ज्यादा बड़ा है, इसका मतलब आपके यहाँ पे इनफ्लो ज्यादा हुआ है, मतलब पॉजिटिव ज्यादा है, नेगेटिव कम है। तो इससे क्या कहेंगे, पॉजिटिव बैलेंस। ओके, तो ये अगर आपका पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है यहाँ पर, और अगर आपको ऑफिशियल रिजर्व को इसी की पार्ट की तरह ही दिखाना है, तो ये जो पॉजिटिव बैलेंस यहाँ पर आएगा उसे आप यहाँ नेगेटिव साइड में शो करोगे। तो जैसे हम बैलेंस कैरी डाउन करते हैं वैसे यहाँ पर ये बैलेंस कैरी डाउन हो जाएगा। और इसका पर्पस क्या है, ये हम इसलिए करते हैं ताकि इन दोनों का बैलेंस सेम आए। एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि मान लो अगर मैंने बोरोइंग ली थी 10 लाख रुपए की, हमारे यहाँ पे एफडीआई आया है 5 लाख रुपए, मैंने रीपेमेंट कर दी है 2 लाख रुपए की, और हमने दूसरी कंट्रीज में जो इन्वेस्टमेंट किया है वो है 3 लाख। ओके, तो इनफ्लो कितना है 15 लाख, आउटफ्लो कितना है 5 लाख। तो 15 लाख इनफ्लो, इसमें से माइनस हो जाएगा 5 लाख आउटफ्लो, तो ये बैलेंस कितना दिखा रहा है, 10 लाख इनफ्लो। मतलब ये 10 लाख क्या है, पॉजिटिव बैलेंस है। नेगेटिव कब होता, जब यहाँ पे 15 और यहाँ पर मान लो 25 हो जाता, तो नेगेटिव बैलेंस आता। पर यहाँ पे पॉजिटिव बैलेंस बड़ा है, नेगेटिव बैलेंस छोटा है, तो ओवरऑल जो बैलेंस आ रहा है वो पॉजिटिव आ रहा है। अब अगर ये साइड बड़ा है तो मैं कैरी डाउन कहाँ करूंगी, यहाँ करूंगी ऑब्वियसली। तो अगर यहाँ पर जो आपका बैलेंस है वो पॉजिटिव है तो आप रिकॉर्ड करते हो नेगेटिव साइड पर, ठीक है। ऑन द कॉन्ट्रेरी अगर ये साइड बड़ा हो जाएगा, तो अगर आपका नेगेटिव अमाउंट आ रहा है, इस साइड आपका मान लो ये 30 लाख है, ओके, तो ये हो रहा है 32 लाख, वो हो रहा है 15 लाख, तो 15 माइनस 32 कितना हो जाएगा, 17 लाख। ओके, तो ये 17 लाख कैसा है, माइनस में है, नेगेटिव है। तो अगर ये नेगेटिव है मतलब इस साइड का टोटल बड़ा है, तो अब कैरी डाउन कहाँ हो जाएगा, उस साइड। ओके, तो अभी आप सिर्फ ये समझिए कि हमें लिखना क्या है। तो अगर हम उसे डिनोट करते हैं एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, तो अगर तो वो बैलेंस पॉजिटिव है तो डिनोट कहाँ करेंगे, नेगेटिव साइड पर। नेगेटिव साइड मतलब डेबिट साइड पर। अगर तो उसका जो टोटल बैलेंस आ रहा है, ओवरऑल आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो बैलेंस आ रहा है वो अगर नेगेटिव है, करंट कैपिटल दोनों को मिलाकर अगर वो नेगेटिव है, तो हम उसे डिनोट करेंगे पॉजिटिव साइड मतलब क्रेडिट साइड पर। ओके, ये डेबिट है और ये क्रेडिट है। तो अगर प्लस है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो माइनस साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। अगर नेगेटिव बैलेंस है तो प्लस साइड पे रिकॉर्ड किया जाएगा। क्यों कर रहे हैं ऐसा, ताकि ओवरऑल जो बैलेंस है वो मैच करे। जैसे यहाँ पर अगर 3 लाख ही रहने दी, 15 लाख उसका टोटल हो जाएगा, यहाँ का टोटल 5 लाख है, 15 में से 5 गया तो कितना बचा, 10 लाख। तो हम यहाँ पे कैरी डाउन लिख देंगे 10 लाख, और फिर यहाँ का टोटल भी कितना हो जाएगा, 15 लाख। इसका मतलब अगर मैं कैपिटल रिजर्व को एज अ पार्ट ऑफ सॉरी, अगर मैं ये ऑफिशियल रिजर्व को एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट दिखा रही हूँ, तो हमेशा ही जो बैलेंस आएगा वो इक्वल आएगा। और अगर वो बैलेंस इक्वल आ रहा है, मतलब प्लस और माइनस साइड इक्वल आ रही है, तो इसका मतलब यहाँ पे जो बैलेंस होगा वो जीरो होगा। इसका मतलब इसमें से अगर आप इनफ्लो में से आउटफ्लो को माइनस करोगे बैलेंसिंग करने के बाद, तो 15 लाख वहां पर भी है, 15 लाख यहाँ पर भी है, तो जो आपका बैलेंस आएगा वो जीरो आएगा। ओके, समअप करते हैं। तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट होता क्या है, तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट में हम ये देखते हैं कि पूरे साल के जितने भी ट्रांजैक्शन थे उसकी वजह से हमारा बैलेंस पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। पॉजिटिव मतलब हमारा ऑफिशियल रिजर्व इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो पॉजिटिव बैलेंस है तो इंक्रीज होगा, नेगेटिव बैलेंस है तो डिक्रीज होगा। ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को हमारे पास ऑप्शन होता है कि या तो हम उसके अकाउंट को सेपरेटली बनाते हैं, या तो हम उसे बनाते हैं एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट। अगर हम उसे सेपरेटली बना रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो इंक्रीज, नेगेटिव बैलेंस है तो डिक्रीज। पर अगर हम उसे कैपिटल अकाउंट का पार्ट बना रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हमारा ओवरऑल जो आपका बैलेंस है वो पॉजिटिव है, तो माइनस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, नेगेटिव है तो प्लस साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। ये सिर्फ आपके समझने के लिए था, इसे सिर्फ आपको याद रह जाए इसीलिए मैंने बताया कि अगर पॉजिटिव अगर बैलेंस आ रहा है तो माइनस साइड, नेगेटिव बैलेंस है तो प्लस साइड। इसका मतलब अगर हम जब भी उसे एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट दिखाएंगे तो बैलेंस हमेशा जीरो ही आएगा। बैलेंस जीरो क्यों आएगा, इसीलिए आएगा क्योंकि हमारा पॉजिटिव बैलेंस को हमने माइनस में रिकॉर्ड कर दिया। तो ये जो माइनस में अगर हमने इसको रिकॉर्ड कर दिया तो ओवरऑल अब जो आंसर आएगा वो मैच करेगा। तो इसके लिए जो बैलेंस आएगा वो हमेशा जीरो आएगा।
तो अभी हमने देखा कि अगर आप उसे एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट बनाते हैं तो पॉजिटिव बैलेंस माइनस साइड, नेगेटिव बैलेंस प्लस साइड, तो ओवरऑल जो आपका अमाउंट है वो हमेशा बैलेंस करेगा, मतलब जो आपका बैलेंस आएगा वो हमेशा जीरो आएगा। तो जब भी आप क्रेडिट में से आप डेबिट को माइनस करोगे तो दोनों का टोटल सेम है, तो इसकी वजह से आपका जो ओवरऑल बैलेंस आएगा वो जीरो आएगा। लेकिन अगर आप उसे सेपरेटली बना रहे हैं तो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट अगर आप सेपरेटली मेंटेन कर रहे हैं तो उसे आप कहते हैं, उसे आप क्लासिफाई करते हैं एज बिलो द लाइन, मतलब उसके लिए टर्म आप क्या यूज करते हैं, बिलो द लाइन अकाउंट। ओके, तो ये बिलो द लाइन अकाउंट क्या है, जब आप उसे सेपरेटली मेंशन करते हैं, सेपरेटली वो अकाउंट बनाते हैं। तो अब ये बैलेंस ऑफ पेमेंट का बैलेंस, ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट हम देख रहे हैं इसका ओवरऑल बैलेंस निकलता कैसे है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के हमने देखा था दो मेन कंपोनेंट थे, करेंट और कैपिटल। तो करेंट अकाउंट का बैलेंस में अगर मैं ऐड कर दूं कैपिटल अकाउंट का बैलेंस और इसमें और ऐड कर दें एरर्स एंड ओमिशंस, तो करंट अकाउंट का बैलेंस मतलब करंट अकाउंट में हमने गुड्स देखे थे, सर्विसेज देखे थे, करंट ट्रांसफर देखे थे, उनका ओवरऑल बैलेंस। कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हमने 5 कंपोनेंट थे उसको ऐड करके देखा था, उसका बैलेंस। तो इन दोनों को अगर हम ऐड करें और अगर कुछ गलतियां हुई है, कुछ ओमिशंस हुए हैं तो उसको सुधार लें, तो ओवरऑल जो आपका ये बैलेंस आएगा इसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट का बैलेंस, है ना। तो ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है। तो अगर ये बैलेंस ऑफ पेमेंट पॉजिटिव आ रही है तो हमने देखा था कि आपके रिजर्व जो है वो इंक्रीज होंगे। अगर ये ओवरऑल बैलेंस नेगेटिव आ रहा है तो रिजर्व आपका डिक्रीज हो रहा है। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं बीओपी सरप्लस या बीओपी डेफिसिट क्या होता है। तो बीओपी सरप्लस क्या हो जाएगा, सरप्लस का मतलब होता है कि अगर ये जो करंट अकाउंट बैलेंस है ये भी पॉजिटिव है, कैपिटल अकाउंट बैलेंस है ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूंगी तो ये क्या आ जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट सरप्लस कैसे निकलता है, करेंट अकाउंट का सरप्लस। करंट अकाउंट सरप्लस में कब होगा, जब इनफ्लो ज्यादा होगा आउटफ्लो कम होगा। और कैपिटल अकाउंट का सरप्लस, दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट का सरप्लस। सिमिलरली बैलेंस ऑफ पेमेंट का डेफिसिट कैसे निकलेगा, तो करंट अकाउंट का डेफिसिट प्लस कैपिटल अकाउंट के डेफिसिट को ऐड कर देंगे तो आपका आ जाएगा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट। अब ये ध्यान रहे कि ये कब पॉसिबल है, सिर्फ तभी जब हम उस अकाउंट को सेपरेटली बना रहे होंगे। अगर हम उसे बना रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट तो हमेशा जो बैलेंस होगा वो जीरो आएगा, क्योंकि दोनों का टोटल सेम है तो बैलेंस जीरो आएगा। लेकिन अगर आप उसे सेपरेटली बना रहे हो तो क्या होगा, हो सकता है कि आपका करंट अकाउंट सरप्लस में हो या कैपिटल अकाउंट सरप्लस में हो तो बीओपी सरप्लस में जाएगा। इसका मतलब इनफ्लो क्रेडिट आइटम ज्यादा है और डेबिट आइटम्स कम है। डेफिसिट कब होगा, जब आपका डेबिट आइटम ज्यादा होंगे, आउटफ्लो ज्यादा होगा और क्रेडिट आइटम्स कम होंगे, इनफ्लो कम होगा, तो आपका क्या हो जाएगा, डेफिसिट। अब ये हम लास्ट में देखते हैं कि इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम क्या है। तो ये सब चीजें कब पॉसिबल है, जब आप सेपरेट अकाउंट बना रहे होंगे, है ना। हम कैपिटल अकाउंट को वहीं पे छोड़ के आए हैं, अगर वो क्या बोलते हैं कैपिटल अकाउंट का पार्ट बना रहे हो तो वहीं पर वो मैच कर जाएगा, फिर आगे ये सारी कंडीशंस आ ही नहीं सकती। तो सरप्लस, डेफिसिट, इक्विलिब्रियम हम सिर्फ तभी पढ़ेंगे जब आप ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट को सेपरेटली बना रहे होंगे। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, तो इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होती है जहां पर करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस जीरो आता है। जीरो कब आएगा, जब जितना हमने इनफ्लो किया है उतना ही आपने आउटफ्लो किया है। ये कैपिटल अकाउंट से अलग है, कैपिटल अकाउंट में हमने पर्पसली उसे मैच करवाया था बैलेंस कैरी डाउन करके, लेकिन यहाँ पे खुद से ही करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो जीरो आ रहा है। जीरो मतलब करंट अकाउंट में जितना इनफ्लो हुआ था उतना ही आउटफ्लो हुआ था, कैपिटल अकाउंट में जितना इनफ्लो हुआ था उतना ही आउटफ्लो हुआ था, तो ओवरऑल जो दोनों का बैलेंस है वो क्या आ जाएगा, जीरो। अगर ये कंडीशन है तो हमें कहेंगे ये इक्विलिब्रियम में है, पर अगर ये जीरो नहीं आता है तो ये क्या हो जाएगा, डिस इक्विलिब्रियम। तो अब अगर ये जीरो नहीं है तो दो ही पॉसिबिलिटीज है, अगर ये जीरो नहीं है तो या तो ये मोर देन जीरो होगा, मोर देन जीरो मतलब पॉजिटिव बैलेंस होगा, या तो ये लेस देन जीरो होगा, और लेस देन जीरो का मतलब क्या होता है कि ये नेगेटिव बैलेंस होगा। ओके, तो अगर पॉजिटिव बैलेंस है तो हम उसे कहेंगे बीओपी सरप्लस में है, और अगर नेगेटिव बैलेंस में है तो हम कहेंगे बीओपी
डेफिसिट में है, एंड दैट्स इट। ओके, तो अगर आप सेपरेटली बना रहे हो तो आप उसे टर्म यूज करोगे बिलो द लाइन, फिर आपका ओवरऑल बैलेंस निकलता कैसे है, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट के सम करके, और कुछ एरर्स हैं तो उसे भी ऐड करके, मतलब आप उसे सुधार कर। तो ये अगर पॉजिटिव आ रहा है तो इंक्रीज, नेगेटिव आ रहा है तो डिक्रीज। सरप्लस डेफिसिट कब आता है, जब आप सेपरेटली बनाते हो, तो या तो अगर दोनों में सरप्लस है तो उन दोनों के सरप्लस को ऐड कर देंगे तो बीओपी का सरप्लस निकलेगा। दोनों का डेफिसिट है, करंट और कैपिटल का डेफिसिट है, तो उन्हें ऐड कर देंगे तो बीओपी का डेफिसिट निकलेगा। इक्विलिब्रियम कब होगा, जब पर्पसली नहीं कर रहे हैं, खुद से जितना इनफ्लो हुआ है उतना ही आउटफ्लो हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा आपका इक्विलिब्रियम, बीओपी का इक्विलिब्रियम पॉइंट। लेकिन अगर ये इक्विलिब्रियम पे नहीं है तो दो ही कंडीशन पॉसिबल है, अगर वो जीरो नहीं है तो या तो ये पॉजिटिव बैलेंस होगा या तो नेगेटिव होगा। अगर पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा सरप्लस, अगर नेगेटिव है तो हो जाएगा बीओपी का डेफिसिट। ओके, ओके, तो हम आते हैं इस चैप्टर के सबसे लास्ट और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट पे। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करेंगे तो पिछले 10 सालों में, 15 सालों में कई बार आपसे सिर्फ डिफरेंसेस ही पूछे गए हैं। तो हर दूसरे साल पे, हर तीसरे साल पे आपसे डिफरेंसेस पूछे ही जाते हैं, तो ये आप इसको तो आप बिल्कुल स्किप कर ही नहीं सकते। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि करेंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट और कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या डिफरेंस है। तो एक बेसिस आपका हो जाएगा कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट के बेसिस पर आप ये बताएंगे कि करंट अकाउंट बीओपी में क्या होते हैं, वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं जिससे एसेट और लायबिलिटीज का स्टेटस इम्पैक्ट नहीं होता, जिससे कोई फ्यूचर क्लेम्स अराइज नहीं होते। लेकिन कैपिटल अकाउंट बीओपी में वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होते हैं जिससे आपका एसेट, लायबिलिटी, स्टेटस इम्पैक्ट होता है, और साथ ही में इससे फ्यूचर क्लेम्स भी अराइज होते हैं। तो पहला तो आप इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, इनका कॉन्सेप्ट समझाएंगे, फिर आपका आ जाएगा कंपोजिशन। तो करंट अकाउंट बीओपी में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं, तो आपकी गुड्स के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, सर्विसेज के इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, और साथ ही में करंट ट्रांसफर। लेकिन कैपिटल अकाउंट बीओपी में कौन कौन सी चीजें इंक्लूडेड होंगी, तो यहाँ पर आपके हो जाएगा बोरोइंग्स, इन्वेस्टमेंट, एनआरआई के डिपॉजिट, बैंकिंग कैपिटल और ट्रेड क्रेडिट। इसके बाद है सिग्निफिकेंस। करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट आपके लिए क्या क्या और सुविधाएं देता है, या फिर क्या क्या किस लिए सिग्निफिकेंट है। तो सबसे पहले तो हमें ये बताता है कि एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, मतलब नेट एक्सपोर्ट कितना है। और ये नेट एक्सपोर्ट जो है वो आपका एग्रीगेट डिमांड का सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट भी होता है, मतलब वन ऑफ द मेन कंपोनेंट होता है। तो ये आपको एग्रीगेट डिमांड फाइंड आउट करने में भी हेल्प करता है, ये बताकर कि नेट एक्सपोर्ट कितने हैं। साथ ही में आपकी सर्विसेज में आपकी फैक्टर सर्विसेज आती हैं, और फैक्टर सर्विसेज आपको बताती हैं कि NFIA। तो जब आप नेशनल इनकम निकालते हैं तो उसमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये भी आपको ये भी बताता है कि NFIA कितना होगा। ये कैसे बताएगा, तो किस सर्विसेज में फैक्टर सर्विसेज इन्वॉल्व है, और फैक्टर सर्विसेज में फैक्टर इनकम हम उन्हें पे भी करते हैं और हमें मिलती भी है, तो उसका नेट बैलेंस आपको ये बताता है। इसके बाद इसका क्या बेनिफिट हो जाएगा, तो कैपिटल अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट हमें हमारी बोरोइंग सिचुएशन के बारे में बताता है। तो जितना ज्यादा एक कंट्री की बोरोइंग होगी वो उसकी वर्स्ट सिचुएशन को दिखा रहा है, और जितनी कम बोरोइंग्स होगी वो उसकी अच्छी सिचुएशन को दिखाता है। तो एक तो हमारी फाइनेंशियल कंडीशन समझ में आ जाएगी इससे। दूसरा इन्वेस्टमेंट के बारे में बताते हैं। तो जब हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में पता चलेगा कि हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो रहा है कि हमारे यहाँ के लोग बाहर कर रहे हैं, तो इससे हमें मार्केट पोटेंशियल के बारे में भी समझ में आता है। तो अगर हमारे यहाँ के लोग इंडिया में इन्वेस्ट ना करके किसी दूसरी कंट्री में कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी मार्केट में पोटेंशियल नहीं है। और अगर बाहर की कंट्रीज के लोग हमारे यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी कंट्री में मार्केट पोटेंशियल ज्यादा है। तो ये हो जाएंगे आपके डिफरेंसेस। सबसे पहला कॉन्सेप्ट एसेट लायबिलिटी और फ्यूचर क्लेम्स, कंपोजिशन में उनके क्या क्या फॉर्मूला था आप वही लिख देंगे। इसके अलावा सिग्निफिकेंस में ये आपको एग्रीगेट डिमांड और NFIA के बारे में बताता है। कैपिटल अकाउंट आपको बोरोइंग, इन्वेस्टमेंट के बारे में बताकर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन और मार्केट पोटेंशियल के बारे में रिवील करता है। इसके बाद आपका आ जाएगा करेंट अकाउंट, बीओपी और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या फर्क होता है। तो हमें पता है कि बीओपी का एक पार्ट होता है करेंट अकाउंट, और उस करेंट अकाउंट का एक पार्ट होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि एक्सटेंट किसका है, तो ये एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है।
और ये नैरो कॉन्सेप्ट है, मतलब ये आपके करंट अकाउंट का ही एक छोटा सा पार्ट है। इसमें आपका विजिबल या फिर हम देखेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड तो आता ही है, साथ में इनविजिबल बैलेंस भी आता है। मतलब इसे आप निकालेंगे कैसे, बैलेंस ऑफ ट्रेड में ऐड कर देंगे इनविजिबल बैलेंस, तो आपको करंट अकाउंट बैलेंस ऑफ पेमेंट पता चल जाएगा। लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड कैसे निकलता है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट ऑफ गुड्स। तो अगर आप गुड्स के एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि बैलेंस ऑफ ट्रेड कितना है। इसमें विजिबल आइटम्स इंक्लूड होते हैं, इसमें विजिबल आइटम्स इंक्लूड नहीं होते हैं। तो इनके तीन डिफरेंस क्या हो जाएंगे, एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, नैरो कॉन्सेप्ट है, इसका फॉर्मूला उसका फॉर्मूला। बैलेंस यहाँ पर विजिबल गुड्स आते हैं या विजिबल सर्विस, विजिबल इनविजिबल, कि यहाँ पे इनविजिबल चीजें भी शामिल होती हैं और वहां पे इनविजिबल चीजें या इनविजिबल सर्विसेज करंट ट्रांसफर इंक्लूडेड नहीं होते हैं। ओके, तो ये इनके तीन डिफरेंस हो जाएंगे। लास्ट है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड में क्या डिफरेंस हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप इसका कॉन्सेप्ट ही बताएंगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक ऐसा अकाउंट है या एक ऐसा स्टेटमेंट है जो रिकॉर्ड करता है सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को जो एक कंट्री के होते हैं विथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इन एन अकाउंटिंग ईयर। तो यहाँ पर आपके सारे ही मॉनेटरी ट्रांजैक्शन आ जाएंगे, लेकिन इसमें सिर्फ मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रिलेटेड टू द गुड्स शामिल होते हैं। इसमें ऑल मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस, और इसमें सिर्फ वो ट्रांजैक्शन जो गुड्स के रिगार्डिंग होते हैं सिर्फ वो शामिल होते हैं। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये इसमें सर्विसेज और गुड्स दोनों शामिल हैं, और इसमें हम सिर्फ गुड्स की बात करते हैं, सर्विसेज इसमें शामिल नहीं होती हैं। इसके बाद अगर हम देखेंगे कि इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट भी होता है और कैपिटल अकाउंट भी होता है, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड सिर्फ करंट अकाउंट का पार्ट है, ये कैपिटल अकाउंट का पार्ट नहीं है। ओके, तो आप तीन चीजें देखेंगे, एक तो आप इसमें इसके कॉन्सेप्ट को या इसकी डेफिनेशन को बताएंगे, फिर आप देखेंगे कि इसमें गुड्स एंड सर्विसेज दोनों होते हैं, उसमें सिर्फ सर्विसेज होती हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट में करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट दोनों की बातें होती हैं, लेकिन बैलेंस ऑफ ट्रेड में सिर्फ आपके करंट अकाउंट का पार्ट। तो इसी के साथ हमारा मैक्रो का ये लास्ट चैप्टर खत्म होता है। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम्स हैं, तो प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन।